हेलो एवरीवन। तो आज हम क्लास 6 के चैप्टर 5 शरीर में गति के बारे में आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। अब हम देखेंगे जॉइंट के बारे में। शरीर में जो जॉइंट होते हैं उनके बारे में। कद्दुक खलिका संधि, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जिसे बोलते हैं। यहाँ पर देखिए, कागज की एक पट्टी, आपको क्रियाकलाप करना है। इसके साथ कागज की एक पट्टी को एक बेलन सिलेंडर के रूप में मोड़िए। कागज की एक पट्टी ले लो, उसको एक बेलन या फिर सिलेंडर, जो बेलन देखा है ना आपने, तो आपको देखना क्या है, यहाँ पर आपको एक कागज की पट्टी को एक बेलन सिलेंडर के रूप में मोड़ना है। बेलन या फिर सिलेंडर जो होता है उसकी तरह मोड़ लीजिए। बेलन देखा है ना आपने, उसकी तरह। रबर अथवा प्लास्टिक की एक पुरानी गेंद में छेद करके किसी किसी के निरीक्षण में, मतलब कोई उपस्थित हो उसके निरीक्षण में गेंद लेनी है, उसमें छेद करना है। उसमें मोड़ा हुआ जो कागज जो आपने बेलन की जैसे मोड़ा है, उस बेलन को डालना है उस गेंद में, जैसा कि चित्र 5.2 में दर्शाया गया है। आप कागज के बेलन को गेंद पर चिपका सकते हैं। आप जो कागज का जो बेलन है उसे गेंद पर चिपका भी सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में गेंद को एक छोटी कटोरी में रखकर चारों ओर घुमाने का प्रयास कीजिए। आपको इसे कागज लेना है और उसका ऐसे बेलन बनाना है। फिर गेंद लेनी है, गेंद में छेद करना है, और गेंद में छेद करने के बाद गेंद को एक छोटी सी कटोरी में रखकर चारों ओर घुमाने का प्रयास कीजिए। कटोरी में रखना है और चारों ओर घुमाने का प्रयास कीजिए। क्या गेंद कटोरी में स्वतंत्र घूमती है? क्या कागज का बेलन भी घूमता है? तो गेंद घूमेगी तो बेलन तो घूमेगा ही, उसके अंदर फंसा हुआ है ना, इसलिए। क्या गेंद स्वतंत्र घूमती है? हम उसे घुमाते हैं ऐसे, तब घूमेगी। और क्या कटोरी, जब हम कटोरी को ही घुमा देंगे, कटोरी में रखकर चारों ओर कटोरी को घुमाएंगे, तो हाँ, गेंद बिल्कुल घूमेगी और बेलन भी घूमेगा। अब कल्पना कीजिए कागज का बेलन आपका हाथ है। जो कागज का बेलन है ना, वो आपका हाथ है। उसके अलावा इसमें गेंद इसका एक शिरा है। कटोरी खंदे के उस भाग के समान है जिससे आपका हाथ जुड़ा हुआ है। एक हड्डी, अस्थि मतलब हड्डी, एक अस्थि का गेंद वाला गोल सिरा दूसरी अस्थि के कटोरी रूपी गुहिका में धंसा हुआ है। इस प्रकार की जो संधि होती है ना, इस प्रकार की संधि सभी दिशाओं में गति प्रदान करती है। जैसे आप अपने हाथ को ऐसे मोड़ के देखना, आप चारों ओर ऐसे मोड़ पाओगे उसको। उसके अलावा आप इन सभी गतियों में उपरोक्त प्रकार की संधि का कोई अन्य उदाहरण खोज सकते हैं। तो इन गति में आप जो जो ये संधि जहाँ पर पाई जाती है, कि आप ऐसे उदाहरण दे सकते हैं। तो ये जांग में, और ऐसे आपकी मतलब ये संधि, सॉरी, जांग में नहीं, ये कंधे, कद्दुक खलिका संधि, कद्दुक खलिका कंधे में, ये कंधे में पाई जाती है। और उसके अलावा नितंबों में, हिप्स में, ठीक है, इन दोनों में ये पाई जाती है। उसके अलावा हम देखेंगे दुराग्र संधि। ये यहाँ पर देखिए, इसमें एग्जाम्पल में दे रखा है कद्दुक खलिका संधि, हमारा खंधा है, यहाँ पर होती है कंधे में। और जो जांग की जो आपने देखा होगा, जो कमर के नीचे नीचे का हिस्सा होता है और ऊपर का, उसके बीच में होती है, नितंबों में पाई जाती है कद्दुक खलिका संधि, बॉल एंड सॉकेट संधि। उसके अलावा सेकंड संधि के बारे में हम पढ़ेंगे, दुराग्र संधि। तो देखिए, दुराग्र संधि क्या होती है? गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली, जो हमारी गर्दन होती है और जो सर होता है उसको जोड़ने वाली संधि को दुराग्र संधि कहते हैं। चित्र 5.4 इसके द्वारा सिर को आगे पीछे, या चित्र 5.4 में देखेंगे आगे, इसके द्वारा सिर को आगे पीछे दाएं बाएं हम घुमा सकते हैं। ऐसे आगे पीछे आगे कर सकते हैं, ऐसे बगल में। इस संधि के द्वारा हम सिर को आगे पीछे दाएं बाएं घुमा सकते हैं, लेकिन पूरा नहीं घुमा सकते। ऐसे देखना, पूरा नहीं घुमा पाओगे। इन गतियों को करने का प्रयास कीजिए। ये गति हमारे हाथ की उस गति से किस प्रकार, यहाँ देखिए, किस प्रकार भिन्न है। जो हमारे हाथ की गति है ना, उससे ये गति किस प्रकार से भिन्न है,
किस प्रकार भिन्न है, जिसमें कद्दुक खलिका संधि द्वारा हाथ को पूर्णतः, तो कद्दुक खलिका संधि जो होती है उसमें हम हाथ को पूरी तरीके से ऐसे ऐसे घुमा के देखना, पूरा घुमा सकते हैं, लेकिन पूर्णतः वृत्ताकार रूप में घुमा सकते हैं। दुराग्र संधि में बेलनाकार अस्थि एक छल्ले से घूमती है, जो बेलनाकार जो हड्डियां होती है ना वो छल्ले से घूमती है, हम इसे पूरा नहीं घुमा सकते, छल्ले से घूमती है। दुराग्र संधि पाई जाती है यहाँ पर गर्दन और सर को जोड़ती है, दुराग्र संधि यहाँ पाई जाती है। हमारे सिर और गर्दन के बीच में जो जॉइंट होता है उसे हम दुराग्र संधि कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे हिप जॉइंट के बारे में। हिप जॉइंट, आपने कभी अपने घर में गेट को ओपन किया है फिर बंद किया है, ओपन बंद, ऐसे आप देखोगे, उसको ओपन क्लोज करोगे, जब गेट को खोलोगे फिर बंद करोगे, वैसे ही क्या होता है, जो हिप संधि होती है ना, घर के किसी दरवाजे को बार बार खोलिए और बंद कीजिए, इसके कब्जों को ध्यानपूर्वक देखिए। जो कब्जे जो काम करते हैं ना, वो ये हिप जॉइंट काम करता है, दरवाजे को आगे और पीछे खुलने देता है। जो ये कब्जा होता है वो करता क्या है, दरवाजे को आगे खोलता है और पीछे की ओर खुलने देता है। क्रियाकलाप 3 करेंगे इसके बारे में हम। आइए कब्जे की गति के प्रकार को देखें। जो कब्जा है ना उसकी गति के प्रकार को देखना है। एक मोटे कागज अथवा गत्ते का एक बेलन सिलेंडर बनाइए। एक मोटा कागज लेना है, गत्ते का एक बेलन अथवा सिलेंडर से आपको बना लेना है, ठीक है। चित्र के अनुसार गत्ते अथवा कागज के बेलन में छेद करके एक छोटी पेंसिल लगाइए। गत्ते में छेद करना है, बेलन की तरह बनाना है, छेद करना है, पेंसिल लगानी है। गत्ते का एक टुकड़ा लेकर उसको इस प्रकार मोड़िए कि ये आधा बेलन बन जाए। गत्ते का टुकड़ा लेकर उसको इस प्रकार मोड़ना है कि वो आधा बेलन बन जाए, जिस पर दूसरे बेलन को सरलता से घुमाया जा सके। आधे बेलन पर रखा पूर्ण बेलन, जो आधा बेलन है उस पर रखा पूर्ण बेलन कब्जे की भांति है। फिर यहाँ देखिए, पेंसिल लगे बेलन को चलाने का प्रयास कीजिए। ये किस प्रकार गति करता है, ये गति आपके द्वारा बनाए गए कद्दुक कलिका संधि की गति से किस प्रकार भिन्न है। आइए, हमने क्रियाकलाप 1 में कोहिनी में इस प्रकार की गति देखी थी। चित्र 5.5 हिच संधि द्वारा गति की दिशा। ऐसे हम इसमें बेलन बना लेंगे, पेंसिल को फंसाएंगे, ऐसे घुमाएंगे हम इसमें पेंसिल को। हिज संधि होती कहाँ है, घुटने में। ऐसे ही देखना, जो आपका घुटने के ऊपर वाला हिस्सा है वो ऐसे बेलन समझना, उसको नीचे जो लटक रहा है ना पैर, जो ये टीबिया फीबिया ये होते हैं, जैसे पैर नीचे है वो क्या है, पेंसिल है। इसको आप ऐसे कर सकते हो ना, ऐसे रोटेट कर, मतलब ऐसे जैसे पेंसिल हो रही है वैसे आप कर सकते हो, ठीक है। आगे देखिए, ये घुटने की संधि ऐसे होती है, यहाँ पर ये ऐसे कर सकते हो आप इसको। जो कुछ हमने बनाया था वे एक हिज से भिन्न है, लेकिन इससे ये पता चलता है कि हिज एक दिशा में गति होने देता है। कोहनी में हिज संधि होती है, जिससे केवल वे आगे और पीछे एक ही दिशा में गति कर सकती है। अब अपने पहले पढ़ा था कद्दुक खलिका संधि, जो कंधे में होती है वो हाथ को ऐसे चारों ओर रोटेट कर सकते थे, लेकिन जो कोहनी में और जो घुटने में होती है हिप जॉइंट, उससे आप क्या करते हैं, मतलब एक ही दिशा में गति हो सकती है। जैसे आप कोहनी को ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, क्या ऐसे और ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन क्या पीछे ले जा सकते हो, पीछे नहीं ले जा सकते आप, ठीक है। करके देखना एक बार तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। जिससे केवल आगे और पीछे एक ही दिशा में गति होती है। क्या आप ऐसी संधि के कुछ और उदाहरण सोच सकते हैं, तो ठीक है, ये घुटनी और कोहने में पाई जाती है। उसके बाद हम देखेंगे, तो मूवेबल जॉइंट्स से जो हमने पढ़े थे चल संधियाँ, उसके बाद हम अचल संधि के बारे में पढ़ेंगे कि भाई अचल संधि क्या होती है। जो अचल संधि होती है वो क्या होती है, तो देखिए, हमारे सिर की अस्थियों के बीच की कुछ संधियाँ, हमारा जो सर होता है, हमारे सर की हड्डियों के बीच कुछ संधियाँ उन संधियों से भिन्न हैं जिनकी चर्चा हमने अभी तक की है, उनसे भिन्न है। ये हड्डियाँ इन संधियों पर हिल नहीं सकती, ये जो अस्थियाँ हैं वो इन संधियों पर हिल नहीं सकती। ऐसी संधियों को अचल संधि कहते हैं। जब आप अपना मुंह खोलते हैं तो आप अपने निचले जबड़े को सिर से, जब आप देखिए, जब अचल संधि कहते हैं, जब आप अपना मुंह खोलेंगे तो आप निचले जबड़े को सिर से दूर ले जाते हैं, ऐसे करके अपने ऊपरी जबड़े को हिलाने का प्रयास कीजिए। क्या आप इसे गति दे पाते हैं? नहीं।
नहीं दे पाएंगे तो ऊपरी जबड़े एवं कपाल के मध्य, ऊपरी जबड़ा और जो कपाल होता है उसके मध्य अचल संधि होती है। हमने केवल कुछ संधियों की ही चर्चा की जो हमारी अस्थियों को एक दूसरे से जोड़ती है। हमारे शरीर में विभिन्न अंगों की विभिन्न आकृति कौन प्रदान करता है? तो कंकाल। यदि आप एक गुड़िया बनाना चाहते हैं तो आप पहले क्या बनाएंगे? संभवतः गुड़िया को आकृति प्रदान करने के लिए आप एक ढांचा तैयार करेंगे। उसके बाद आप एक ढांचा तैयार करेंगे। ठीक है, हमारे शरीर की सभी अस्थियां ठीक इसी प्रकार शरीर को सुंदर आकृति प्रदान करने के लिए एक ढांचा का निर्माण करती है, जिस ढांचे को हम क्या बोलते हैं? मानव कंकाल। यहाँ देखिए, हम एक सेकेंड। हम कैसे जानते हैं कि ये मानव कंकाल की आकृति है? हम शरीर की विभिन्न हड्डियों की आकृतियों के विषय में किस प्रकार जान पाते हैं? शरीर के कुछ अंगों में मौजूद अस्थियां और उनकी संख्या तथा आकृति के बारे में हमें तब पता चलता है जब हम उनका अनुभव करते हैं। एक्सरे से हम शरीर की सभी कठोर अस्थियों की आकृति का पता चलता है। भाई हमें कैसे पता चलता है? ह्यूमन कंकाल है तो एक्सरे के द्वारा हम पता कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये एक्सरे देखिए, जैसे टखने एवं घुटने की संधियों का एक्सरे है। तुलना करके प्रत्येक भाग में अस्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए कि हमारे प्रत्येक पार्ट में हड्डियां कितनी होती हैं। आप आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे कि हमारे शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती है, क्या होती है अनुबंधीय कंकाल, उपांगीय कंकाल, इन सब के बारे में आप पढ़ेंगे। अपनी उंगलियों को मोड़िए। क्या आप उन्हें प्रत्येक संधि स्थल पर मोड़ सकते हैं? आपकी मध्यमा से कितनी अस्थियां हैं? आपकी अपनी हथेली के पीछे का भाग स्पर्श करके अनुभव कीजिए। क्या इसमें अनेक अस्थियां हैं? क्या अपनी कलाई लचीली है? अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बनी है जिन्हें कार्पेल कहते हैं। यदि इसमें मात्र एक ही अस्थि होती तो क्या होता? तो हम सही से कार्य नहीं कर पाते। ठीक है, उसके अलावा क्रियाकलाप 4 देखिए। यहाँ पर गहरी सांस भरकर इसे कुछ समय तक रोके रखिए। अपने वक्ष एवं पीठ को हल्के से दबाकर अपनी हड्डियों का अनुभव कीजिए, जिससे पसलियां वक्ष की अस्थियों को आप गिन सकते हैं। गिन लीजिए और 5.10 को ध्यान से देखिए और वक्ष की अस्थियों की तुलना अपने उपयुक्त अनुभव से कीजिए। हम क्या देखते हैं? तो देखिए, हम देखते हैं ये रहा पसली पिंजर का चित्र। हम क्या देखते हैं कि पसलियां विशेष रूप से मुड़ी हैं। वे वक्ष की अस्थि एवं मेरुदंड से जुड़कर एक बक्से की समान संरचना बनाती है। इस शंकु रूपी बक्से को पसली पिंजर कहते हैं। वक्ष के दोनों तरफ 12 पसलियां होती है। पसलियों की संख्या पता है आपको? 12 जोड़ी होती है, 12 पसलियां होती है। हमारे शरीर में कुछ महत्वपूर्ण अंग इनमें सुरक्षित रहते हैं। अपने कुछ मित्रों को बिना घुटने मोड़े झुककर अपने पाँव की उंगलियों को छूने को कहिए। क्या वे चिकनी, समतल अथवा अखंड है? अपनी उंगलियों को अपने मित्र की गर्दन से प्रारंभ करके उसकी पीठ पर नीचे की ओर लाइए। आप द्वारा अनुभव की गई संरचना मेरुदंड है। क्या अनेक छोटी छोटी हड्डियों से बना है? मेरुदंड है, ये अनेक छोटी छोटी हड्डियों से बना है, जिसे कशेरुका कहते हैं। मेरुदंड 33 कशेरुकाओं का बना होता है। हमारी मेरुदंड में 33 कशेरुकाओं का बना होता है। पसली पिंजर भी वक्ष क्षेत्र की इन अस्थियों से जुड़ा होता है। जो पसली पिंजर होता है वो भी वक्ष क्षेत्र की इन अस्थियों से जुड़ा होता है। यदि मेरुदंड एक ही अस्थि से बना होता तो क्या आपका मित्र नीचे झुक सकता था? नहीं। अपने मित्र को खड़े होकर हाथों से दीवार को धक्का देने के लिए कहिए। उससे कहिए कि मेरुदंड, वे अपने हाथों से दीवार पर धक्का, उससे कहिए, ये तो डायग्राम है, सॉरी, मेरुदंड लिखा है ना, डायग्राम है।
अपने मित्र को कहिए कि वे दीवार को धक्का लगाने के लिए कहिए कि वे अपने हाथों से दीवार पर धक्का लगाए। तो क्या आपको उसके कंधों के समीप उभरी हुई अस्थियां दिखाई देगी? इन अस्थियों को कंधे की अस्थियां कहते हैं। ये जो उभरी हुई दिखाई देगी ऐसे उन्हें कंधे की अस्थियां कहते हैं। चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए। ये संरचना जो है श्रोणि अस्थियां हैं। ये बॉक्स के समान एक ऐसी संरचना बनाती है जो आपके आमाशय के नीचे पाए जाने वाले विभिन्न अंगों की रक्षा करती है। ये कूले वाला वह हिस्सा है जिससे सहारे आप बैठ सकते हैं। यहाँ पर चित्र 5.13 को आपको ध्यानपूर्वक देखना है। ये तो हो गई कंधे की संधि। जब आप वो दीवार पर धक्का देगा तो आप उनको देख पाएंगे, कंधे की हड्डियाँ जो है उनको। अब 5.13 को ध्यानपूर्वक देखना है। इसमें क्या होता है? श्रोणि अस्थियाँ हैं इस चित्र में। ये संरचना श्रोणि अस्थियाँ हैं। बॉक्स के समान ऐसी संरचना बनाती है जो आपके आमाशय के नीचे पाए जाने वाले विभिन्न अंगों की रक्षा करती है। ये कूले वाला वह हिस्सा है जिसके सहारे आप बैठ सकते हैं। उसके अलावा आगे देखिए। अब आप क्या देखेंगे? मानव खोपड़ी, जिससे आप सभी डरते हैं, मैं भी डरती हूँ। यहाँ देखिए खोपड़ी। आप खोपड़ी अनेक अस्थियों, आपकी जो खोपड़ी होती है वो अनेक हड्डियों के एक दूसरे से जुड़ने से बनती है। ये हमारे शरीर के अति महत्वपूर्ण अंग मस्तिष्क को परिबद्ध एवं सुरक्षा प्रदान करती है। हमने अपने कंकाल की हमने अपने कंकाल की बहुत सी हड्डियों तथा संधियों के बारे में चर्चा की। कंकाल में कुछ अतिरिक्त अंग भी होते हैं। बिल्कुल होते हैं। हड्डियों के अलावा अस्थियां भी तो होती है भाई। जो हड्डियां जितने कठोर नहीं होते और जिन्हें मोड़ा जा सकता है उन्हें हम क्या कहते हैं? मतलब जो हमें लगता है कि वो हड्डी है लेकिन वो हड्डी नहीं होती और वो कठोर नहीं होती। तो वहाँ पर फिर होता क्या है? जैसे आपने कान को देखा है, अपने कान को आप ऐसे मोड़ सकते हैं, नाक को आप ऐसे दबाकर ऐसे मोड़ सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर होता क्या है? वहाँ पर हड्डी ना होकर क्या होती है? उपास्थि होती है। अपने कान को स्पर्श कीजिए भाई। क्या आप इसे किसी कठोर अस्थि का भाग का अनुभव करते हैं जिसे मोड़ा जा सके? क्या आप किसी कठोर हड्डी भाग का अनुभव करते हैं जिसे मोड़ा जा सके? ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें कोई अस्थि नहीं है। इसमें कोई भी अस्थि नहीं है। तो फिर क्या है? देखिए एक बार इसे जूम करते हैं। कोई अस्थि नहीं है। क्या आपको उंगलियों के बीच दबाने पर कर्णपाली एवं उसके ऊपर के हिस्से में कोई अंतर महसूस हुआ? क्या आपको ऐसा लगा कि कान का ऊपरी भाग उतना लचीला नहीं है जितना कि हमारी कर्णपाली है? ये जो पिन्ना होता है ना, पिन्ना, वो लचीला है, परंतु ये अस्थि जैसा कठोर नहीं है। ये उपास्थि है। शरीर की सभी संधियों में उपास्थि भी पाई जाती है। संधि में भी उपास्थि पाई जाती है। उसके अलावा आगे देखिए। हमने देखा कि मानव कंकाल अनेक हड्डियों, संधियों एवं उपास्थियों से मिलकर बना है। आप उनमें से बहुत को देख सकते हैं, मोड़ सकते हैं, गति दे सकते हैं। अपनी नोटबुक में कंकाल का स्वच्छ आलेख बनाइए। ठीक है। अपने शरीर की उन अस्थियों एवं संधियों के विषय में जानकारी प्राप्त कर लिए। हमने जो है शरीर की उन हड्डियों एवं उन संधियों के विषय में जानकारी प्राप्त कर ली है जो विभिन्न प्रकार से गति प्रदान करने में सहायक होती हैं। अस्थियों को किस प्रकार से गति करने योग्य कौन, जो हड्डियां होती है उन्हें इस प्रकार गति करने योग्य बनाता कौन है भाई? आइए इसका पता लगाएं। अपने एक हाथ की मुट्ठी बनाइए। मुट्ठी के अंगूठे से, जो मुट्ठी का अंगूठा होता है ना, उससे इसी बाजू के कंधे को छूने का प्रयास करना है, जैसे चित्र में दिखाया गया है। मैं दिखाऊंगी अभी। ये यहाँ पर देखिए, ऐसे करना है। मुट्ठी बनानी है, अंगूठा बाहर निकाल के इसे यहाँ पर शोल्डर पे टच करना है। उसके अलावा फिर आपको क्या करना है? अस्थि को गति प्रदान करने में दो पेशियां संयुक्त रूप से कार्य करती है। यहाँ पर भाई आप ऐसे करोगे, देखा मसल्स फूल जाती है, वो पेशी होती है। जब आप ऐसे टच करोगे तो पेशी होती है जो फूल जाती है ऐसे। फिर आप बोलते हो कि देख भाई देख मेरी, ऐसे यहाँ पर मसल्स
ऐसे बड़ी सी हो जाती है। क्या आप अपनी ऊपरी भुजा में कुछ परिवर्तन, जब आप ऐसे हाथ को मोड़ोगे तो बिल्कुल डेफिनेटली आप अपनी ऊपरी भुजा में कुछ परिवर्तन देखोगे। दूसरे हाथ से इसे छूकर देखिए, क्या आपको कोई उभरा भाग दिखाई देता है? तो बिल्कुल, इसे ही हम क्या बोलते हैं? पेशी। संकुचित लंबाई में कमी होने के कारण पेशियां उभर आती हैं। अब अपने हाथ को पुनः सामान्य स्थिति में लाइए। पेशियों में क्या होता है? वापस से उसी स्थिति में आ जाएंगी पेशियों को। अब आप अपने हाथ को पुनः लाएंगे तो पेशियों में क्या होता है? क्या ये अभी भी संकुचित अवस्था में है? चलते समय, भागते समय आप अपने पैरों की पेशियों में किस प्रकार का संकुचन देख सकते हैं? संकुचन की अवस्था में पेशी छोटी, कठोर एवं मोटी हो जाती है एवं हड्डी खिंच जाती है। उसके अलावा आगे देखिए। किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए दो पेशियां संयुक्त रूप से कार्य करती है। जब दो पेशियों में कोई एक सिकुड़ती है तो हड्डी उस दिशा में खिंच जाती है। युगल की दूसरी पेशी शिथिल लंबाई में बढ़कर पतली हो जाती है, पतली अवस्था में आ जाती है। अस्थि के विपरीत दिशा में गति करने के लिए अब शिथिल पेशी सिकुड़कर अस्थि को अपनी पूर्व अवस्था में खींचती है, जबकि पहली पेशी अब शिथिल हो जाती है। पेशी केवल खींच सकती है, धक्का नहीं दे सकती। अतः अस्थि को गति प्रदान करने के लिए दो पेशियां संयुक्त रूप से कार्य करती है, एक शिथिलन करती है, एक संकुचन करती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। आ जाइए भाई, एक सेकंड, यहाँ देखिए। क्या आप क्या गति के लिए हमेशा अस्थि और पेशियों की आवश्यकता होती है? जी। दूसरे जंतु किस प्रकार चलते हैं? क्या सभी जंतुओं में हड्डियां पाई जाती है? तो बताइए, क्या सभी जंतुओं में हड्डियां? बताओ आप कमेंट में, क्या सभी जंतुओं में अस्थियां पाई जाती है? केंचुए अथवा घोंघे में क्या होता है? आइए कुछ जंतुओं में गति का अध्ययन करते हैं। तो मैं इन सब क्वेश्चंस के आंसर आपको कल दूंगी। आप बताइए इसका इनका आंसर कमेंट कीजिए कि इनका आंसर क्या होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में जंतुओं में जो मूवमेंट होता है, जंतुओं में जो चाल होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसमें हम केंचुआ, घोंघा, तिलचट्टा, मछली, पक्षी, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।